लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फोर्टियान के लोग अपनी आर्मी लेकर फैंग के फोर्ट के बाहर खड़े थे। उनके नंबर को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। इधर हम फोर्टियान के 3 स्ट्रॉन्ग बंदे को देखते हैं जिन्हें ट्रिनिटी के नाम से भी जाना जाता था। दूसरी तरफ हम सभी मास्टर्स को देखते हैं जो लोग फोर्टियान की आर्मी का वेट कर रहे थे। वो सभी लाइन से फोर्ट के ऊपर खड़े हुए थे और काफी कूल दिख रहे थे। तभी फैंग का ध्यान ग्रैंड मास्टर के ऊपर जाता है जहाँ वो हवा में उड़ रहे थे। फिर ग्रैंड मास्टर कहते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड मत करो। तब दूसरे मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा माइंड ही सब कुछ है इस फाइट में। तब तीसरे मास्टर कहते हैं ये सिर्फ फोर्टियान के लोग हैं जिनका हम सामना आसानी से कर सकते हैं। उन तीनों की बातें सुनकर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं चलो अब चलते हैं। इसी के साथ वो तीनों फाइट करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ ट्रिनिटी गैंग भी आगे बढ़ जाती है उनसे फाइट करने के लिए। तब फैंग हमें बताता है कि कैटाकॉम्ब में फाइट बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाती है। दोनों साइड के पावरफुल बॉडीज एक दूसरे से फाइट करने के लिए यहाँ से दूर चले गए और उन लोगों ने सोल्जर के ऊपर ध्यान तक नहीं दिया। इससे पहले कि मिलिट्री कुछ करती उन्हें एक एक्सप्लोजन की आवाज आती है। इधर हम दोनों साइड के मास्टर को देखते हैं जो अपनी आर्मी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देती है। इसके बाद दोनों साइड के सोल्जर एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। मिड रैंक के वॉरियर बहुत ही क्विकली फाइट कर रहे थे। दोनों साइड को पता था वो लोग किसे मार रहे हैं और वो लोग कमजोर फाइटर की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। हमेशा की तरह ग्रैंड मास्टर से ग्रैंड मास्टर, मास्टर से मास्टर, मिड रैंक फाइटर से मिड रैंक फाइटर और लो ग्रेड से लो ग्रेड के सोल्जर फाइट कर रहे थे। फोर्टजी मतलब फैंग के फोर्ट के लोग जो फ्रंट साइड खड़े हुए थे वो सब मारे गए थे जिस कारण से फोर्टियान के बंदे उनके फोर्ट के ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रहे थे। उनके सोल्जर सीढ़ियां लगाकर जल्दी जल्दी चढ़ने लगे थे। तब जनरल कहते हैं जो लोग फोर्ट पे चढ़ाई कर रहे हैं उनकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिड रैंक के फाइटर जो कि वॉल पर क्लाइम नहीं कर सकते वो लोग हमारे टारगेट है। उसके बाद फैंग और उसकी पूरी टीम उन सोल्जर्स को खत्म करना शुरू कर देती है जो लोग वॉल पे चढ़ने का ट्राई किए जा रहे थे। अभी वो लोग लेवल 4 वालों को मार के खुशी मना ही रहे थे। तभी अचानक से एक साथ बहुत सारे सोल्जर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके वेपन्स का एरो भी खत्म हो जाता है। इसी कारण से उन्हें हैंड टू हैंड जाकर फाइट करना पड़ रहा था जिस कारण से उनके सोल्जर मरना शुरू हो चुके थे। इतने में ही एक और दुश्मन की आर्मी फोर्ट पर हमला करने लगती है और वो सभी फैंग के टीम के सभी अटैक्स को आराम से अपने शील्ड से रोक रहे थे। तभी जनरल को समझ आता है कि वो सभी पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर होकर आए हैं। फोर्टियान के लोगों ने फोर्ट डोंग को हमारे वेपन्स के बारे में बताया होगा तभी तो फोर्ट डोंग वाले भी इतना ज्यादा प्रिपेयर करके आए हैं। तभी अचानक से फैंग चिल्लाते हुए कहता है सर वहाँ से और ज्यादा दुश्मन आ रहे हैं, क्या हमें बैकअप बुलाना चाहिए। तब जनरल याद दिलाते हैं कि उनका मिशन है सिर्फ क्रॉसबो वेपन को चलाना। ये सुनकर तो फैंग को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर वो क्या करे। तब जनरल कहते हैं हमारा वाइटलिटी लगभग खत्म हो चुका है, अगर हम उन लोगों से फाइट करने गए तो यहाँ पर हमारी लाश तक नहीं आ पाएगी। तभी उनके सामने एक दुश्मन उनके साथी को मार देता है। तब फैंग चिल्लाते हुए बताता है मैं फैंग हूँ और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं रैंक 5 वालों को भी खत्म कर चुका हूँ। ये सुनते ही जनरल उसे जल्दी से जाकर उन सभी को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। फिर होना क्या था, फैंग भी सीधा उन सबको मारने के लिए चला जाता है। तब जनरल कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा जीनियस है, हो सकता है जब हमारा वाइटलिटी पूरा हो जाएगा तब हम आराम से उसकी तरह ही फाइट कर सकते हैं। इधर हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो ट्रिनिटी ग्रुप के एक बंदे से फाइट कर रहे थे और वो बंदा अचानक से ग्रैंड मास्टर को पंच मार देता है जिस कारण से वो सीधा जमीन पे जाके गिरते हैं। तब ग्रैंड मास्टर वापस से खड़े होते हुए कहते हैं ओए बच्चे, तुमने तो लगभग मुझे लास्ट टाइम मार ही दिया था, मगर क्या लगता है कि इस बार भी वैसा ही होगा। बेवकूफ, इस बार मेरे हाथों से कोई भी बचकर नहीं जाने वाला। ये सुनकर वो बंदा अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। तब ग्रैंड मास्टर बोलते हैं मैं इस पल का बहुत टाइम से वेट कर रहा था। उसके बाद वो एक टेक्निक का नाम बोलते हैं। ऐसा बोलते ही आसमान से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है जिस कारण से उनकी पूरी बॉडी गोल्डन कलर में चेंज हो जाती है। उनका ये रूप देखकर वो बंदा शॉक्ड होता है। तब ग्रैंड मास्टर बोलते हैं डाई। ऐसा कहते ही वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं और हर तरफ रेड कलर का ऑरा फैल जाता है। इस चीज को फोर्ट में लड़ रहे मास्टर और फैंग भी देख रहे थे। वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। तभी फैंग आसमान में देखता है जहां हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जिनकी बॉडी धीरे धीरे गायब हो रही थी। इसका मतलब कि वो अब नहीं रहे। वो जाते हुए कहते हैं मुझे अपने सिटी और स्कूल को वापस से देखना है। उनकी आंखों में दुख साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसी के साथ वो पूरे तरीके से गायब हो जाते हैं। ये देखकर दूसरे ओल्ड मास्टर कहते हैं इसके अंदर तो पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है, ये तो हम सबसे पहले ही चला गया इस दुनिया से। ये सुनकर मास्क वाले ट्रिनिटी को समझ नहीं आता। तब तीसरे मास्टर कहते हैं मुझे लगा था ग्रैंड मास्टर हमारे साथ कुछ और टाइम रहेंगे, मगर वो तो हमसे पहले ही चले गए। अब मुझे नहीं लगता ये लेवल 8 वाले बच भी पाएंगे। ये सुनकर
सुनकर वो दोनों बंदे डर के भागने लगते हैं। तब मास्टर गुस्से में कहते हैं, कहाँ जा रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ। ये कहकर वो अपना ब्लड टेक्निक स्वॉर्ड यूज करते हैं, जिस कारण हर तरफ रेड कलर छा जाता है और उसके कुछ देर बाद वो इस दुनिया से गायब हो जाते हैं और इसी के साथ ट्रिनिटी ग्रुप के तीनों बंदे मारे जाते हैं। और जब ये बात सभी सोल्जर्स को पता चलती है तब वो सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। ये देखकर जनरल ऑर्डर देते हैं कि उन सभी को जान से मार दो। तब सोल्जर्स फोर्टियान और डोंग के बंदों को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगते हैं। तभी तेजी से फैंग भी आते हुए अपना अटैक कर देता है और हम देखते हैं किन भी सभी लोगों को मारे जा रहा था। इस फाइट में मैक्सिमम हाई लेवल सोल्जर मारे गए थे और लगभग सभी के सभी लो लेवल के मारे गए थे। ये फाइट लगभग 1 घंटा चला होगा। अब हम देखते हैं कि हर तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और बीच में फैंग और किन खड़े हुए थे। तभी किन जमीन पर हाथ मारते हुए रोने लगता है और कहता है आखिर वो कैसे मर सकते हैं, लेवल 9 वाले उस टाइम क्या कर रहे थे। तभी जनरल ऑर्डर देते हैं सबको वापस चलने के लिए। ये सुनकर फैंग किन से कहता है, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें अपने आप को हील कर लेना चाहिए। ये सुनकर किन गुस्से में उसे चुप रहने को बोलता है। उसके बाद हम डीन को देखते हैं जो कि हेडमास्टर के कुर्बानी के लिए स्पीच दे रहे थे। तब सरीना रोते हुए कहती है, ग्रैंड मास्टर हमेशा कहते थे फाइट में सोच समझ कर काम लेना चाहिए, मगर वो खुद ही यहाँ से चले गए। आखिर वो लोग ऐसे कैसे मर सकते हैं, हमें तो उनकी डेड बॉडीज तक नहीं मिली। तब डीन कहते हैं, हमने इस बार 7 हाई लेवल सोल्जर को खो दिया, मगर अभी भी ये वॉर खत्म नहीं हुआ है। हम सबको अपने आप को संभालना पड़ेगा नेक्स्ट फाइट के लिए। और वॉर खत्म होने के बाद लेवल 3 वालों को वापस से स्कूल भेजा जा रहा था। यहाँ से सिर्फ 15 बंदे ही वापस जा रहे थे, जबकि टोटल 50 बंदे थे और उन बंदों को लगभग कुछ महीनों के लिए कैटाकॉम्ब में भेजा नहीं जाएगा। फिर फैंग भी वहाँ से चला जाता है। बाहर आते ही फैंग सोल्जर से उस इंसान के बारे में पूछता है जिससे वो मिला था कैटाकॉम्ब में जाने से पहले। तब वो कहते हैं, वो तो अंदर ही होंगे ना, वो हमेशा बात करता था अपने साथ में कैटाकॉम्ब की लड़की लाने का। तब फैंग सोचता है क्या वो जिंदा भी होंगे। इस कंडीशन में किसी को नहीं पता आखिर कौन जिंदा है और कौन नहीं। फिर फैंग अपने साथियों से मिलता है जिससे मिलकर वो सभी बहुत ही खुश थे। फू कहता है कि मैंने बोला था ना फैंग वापस जरूर आएगा। फिर वो सभी उसके चोट के बारे में उससे पूछने लगते हैं। इधर हम हेडमास्टर को देखते हैं जो एक स्टूडेंट से पूछते हैं वॉर कैसा गया, जिसपे वो रोते हुए बताता है 7 हाई लेवल के सोल्जर्स मारे गए और उनमें से ग्रैंड मास्टर भी थे। ग्रेट ट्राइनिटी के सभी बंदे मारे गए और बहुत से मास्टर भी मारे गए और उनके बॉडीज हमें मिले भी नहीं। हम सब अभी भी उनके बॉडीज को ढूंढ रहे हैं। और जब ये बात फू को पता चलती है कि ग्रैंड मास्टर नहीं रहे तब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और यूमे का भी यही हाल था। ये सुनकर हेडमास्टर भी रोते हुए कहते हैं उन्होंने इस जगह की देखभाल बहुत ही अच्छे से की थी। ग्रैंड मास्टर ये सब पूरे 60 साल से कर रहे थे। इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा था और अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ था। अब हम फैंग को देखते हैं जो सीधा डॉम में आकर बेड पर जाता है। फिर वो बाहर देखते हुए सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ सपना था। तभी उसे याद आता है कि वो खून और पसीने से भीग कर आया है और वो सीधे आकर बेड पे लेट गया। फिर वो शावर लेने जाता है और शावर लेने के बाद हल्का बाहर टहलने जाता है जहाँ उसके क्लब के मेंबर उसे ग्रीट करते हैं। फिर वो मनी मन सोचता है इन लोगों को पता भी नहीं होगा आखिर कैटाकॉम्ब में क्या हो रहा है, इन्हें बस इतना पता है कि वहाँ पर वॉर चल रहा है। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि हमने अपने 7 ग्रेट वॉरियर को खो दिया। इन्हें वेट करना होगा जब तक कोई अनाउंस नहीं कर देता कि आखिर कैटाकॉम्ब में क्या हुआ है। दूसरी तरफ हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि ड्रिंक करते हुए बोलते हैं ये सब मुझे कैटाकॉम्ब के अंदर नहीं जाने दिए और अब मुझे पता चल रहा है ग्रैंड मास्टर नहीं रहे। मुझे पता है ग्रैंड मास्टर भले के लिए मुझे लेकर नहीं गए, मगर फिर भी मुझे गुस्सा आ रहा है और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर तरस आ रहा है। ये सुनकर फैंग बोलता है नहीं तो। फिर ओल्ड मैन बताते हैं 60 साल पहले इस जगह को बनाया गया था। हमारे ओल्ड हेडमास्टर यहाँ के पहले टीचर थे और वो लेवल 5 पर थे और कैटाकॉम्ब में मारे गए थे। उस टाइम पर फाइटर्स बहुत ही कम थे क्योंकि ऐसे टाइप के स्कूलों को फंड नहीं मिलता था। ग्रैंड मास्टर भी हमारे इस स्कूल में से एक थे। जब वो लेवल 4 पर थे तभी से वो हेडमास्टर बनना चाहते थे इस स्कूल के। जब वो लेवल 4 पर थे वो उस टाइम पर सिर्फ 25 साल के थे। लोगों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, मगर आगे जाकर वो हेडमास्टर बने और उन्होंने सबको साबित कर दिखाया। और बताओ तुम्हें अब पता चला कैटाकॉम्ब में कितने स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं और हमारे ड्रीम्स कितने फालतू के हैं, मगर वो अपने फैसले पर अड़े रहे और तब तक वो इस जगह का ध्यान रखे। हर 10 टीचर में से 8 टीचर उनका ही स्टूडेंट है। ये सुनकर फैंग पूछता है क्या आप भी, जिसपे वो हाँ में जवाब देते हैं। फिर वो बताते हैं यहाँ के टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मगर उन्हें अभी अच्छी सैलरी नहीं मिलती। मगर तुम्हें पता है हम यहाँ पर क्यों टिके हुए हैं, क्योंकि हमारे ग्रैंड मास्टर ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी
हमें अच्छे से पढ़ाने में। वो हमारे रोल मॉडल हुआ करते थे, मतलब कि अभी भी है। हम उस टाइम काफी यंग हुआ करते थे। हम सब उनके हर एक बात को मानते हुए चलते थे। हमें बिजनेस वाली चीजें बेकार लगती थी। हमें पता था एजुकेशन को बिजनेस बनाया जा रहा है, मगर हमें उससे मतलब नहीं था। हमें तो सिर्फ पढ़ाना था। और जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब मैं इस जगह को छोड़ के जाना चाहा, मगर वो मेरे घर पहुंच गए मेरे से बात करने के लिए और मेरे पेरेंट्स को बिलीव करवाया कि यहाँ पर अच्छी सैलरी मिलती है। और उससे पहले वो मुझे मार मार के भर्ता बना चुके थे और उन्होंने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैं इस जगह से गया तो वो मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। मुझे फोर्स करके और ट्रिक करके टीचर बनाया गया था। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की ताकि उनके सभी स्टूडेंट टीचर बन जाए और हमारे स्कूल को बेटर बनाए। फिर क्या उनके कारण से ही हमें ग्रेड 2 स्कूल का टाइटल भी मिला। बहुत बार वो बुरी तरह इंजर्ड हुए थे, ऐसा लगता था जैसे वो मर जाएंगे। मुझे पहले ही पता था ऐसा कुछ होने वाला है। हाई लेवल फाइटर्स को पहले ही पता चल जाता है कि उनका टाइम आने वाला है, तब वो कैटाकॉम में जाकर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। जब उन्होंने बताया कैटाकॉम का गेट ओपन हो चुका है और वो कुछ फाइटर के साथ वहां पर जाना चाहते हैं, तब मुझे लगा था अभी इसमें बहुत टाइम है, मगर दो फोर्ट वालों ने मिलकर उन्हें मार दिया। वो क्या ही स्कूल को संभालते जब वो कुछ फाइटर से हार गए और मारे गए। वो हमसे 60 सालों से झूठ बोलते आ रहे हैं और लेवल 8 से फाइट करते हुए मारे गए। आखिर वो कितने एम्बेरसिंग थे, और साथ में हम भी, क्योंकि हम उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाए। मैं उन्हें 14 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए ओल्ड मैन रोने लगते हैं। फिर वो फैंक के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं, मैंने ये सब तुम्हें बताया है, अगर तुमने ये बात किसी को बता दिया तो मेरे हाथों से तुम मारे जाओगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? जिसपे वो हाँ में जवाब देता है। फिर वो पूछते हैं, तुम अभी पीक लेवल 3 पर हो, है ना? ये सुनकर फैंक कहता है, हाँ, मगर कुछ तो मिसिंग है। स्ट्रेंथ और वाइटलिटी दोनों ही अच्छी है मेरी, और अब मैं 5 टाइम स्ट्राइक कर सकता हूँ एक बार में, मगर ये सब कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। तब वो कहते हैं कि तुम टैक्टिक्स रूम में जाओ और वहाँ से एक किताब उठाओ, डायमंड फिस्ट, और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर तुम उसे मास्टर कर लोगे तो तुम सही में पीक लेवल 3 पर पहुंच जाओगे। और समर वेकेशन में जाओ, फाइटर्स को ढूंढो और उन्हें चैलेंज करो। ये सुनकर फैंग शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्या उन्हें चैलेंज करूं? तब वो कहते हैं, हाँ, अगर तुम पीक लेवल पर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें उस लेवल के बंदों से फाइट करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को ऐसा बनाना होता है जिसे कोई भी हरा ना सके और ना ही तुम्हें कोई मैच कर सके। मुझे पता है तुमने लेवल 4 फाइटर को कैटाकॉम में मारा है, मगर उन्हें हमारे लेवल 4 के फाइटर से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ह्यूमन मिड रैंक फाइटर्स को प्रेशर से ट्रेन किया जाता है। वो सर्वाइवर्स होते हैं जो कि सेम लेवल के बंदों को मारकर यहाँ तक पहुंचे होते हैं। और लेवल 4 फाइटर के लोग ज्यादातर मैजिक स्टोन का यूज करके ही लेवल अप कर पाते हैं। अगर तुम उन्हें मारते जाओगे तब भी तुम्हारा लेवल सेम ही रहेगा। इसीलिए तुम्हें ऐसे इंसान से फाइट करना होगा जो कि तुम्हारे से ज्यादा स्ट्रांग हो। फाइट करो तब तक तुम चैंपियन नहीं बन जाते। इसी तरह तुम अपने एज में बेस्ट फाइटर बन पाओगे। तब फैंग पूछता है, इसका मतलब वोंग इसी कारण से इतना ज्यादा फेमस है नॉर्थ में? तब वो कहते हैं, हाँ, मगर उसने नॉर्थ में जाके लोगों को चैलेंज किया मार्शल आर्टिस्ट कंपटीशन के कारण से। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो साउथ में आकर डोमिनेट करना चाहता था। उसके सभी ओपोनेंट उससे बहुत ज्यादा वीक थे और उसका चैंपियन स्टेट पीक लेवल का नहीं था। मगर तुम्हें लेवल 3 के टॉप 10 बंदों को चैलेंज करना चाहिए एक सिंगल मैच में। इससे हमारे स्कूल को बेनिफिट होगा। तुमने अब तक बहुत सारे लेवल 4 के बंदों को डैमेज किया है और अभी सभी मास्टर कैटाकॉम में हैं। हमारे सोल्जर्स घायल हो चुके हैं और इस टाइम हमारा स्कूल सबसे ज्यादा वीक है। सभी फाइटर्स कैटाकॉम में फाइट करना चाहते हैं, मगर हमें नहीं पता उन सभी को वहां भेजना चाहिए कि नहीं। तब फैंग कहता है कि हर कोई सोसाइटी की हेल्प करना चाहता है। मैं ह्यूमैनिटी के लिए फाइट करना चाहता हूँ, मगर मेरे पास फैमिली भी है जिनका मुझे ध्यान रखना है। तब वो कहते हैं कि तुम स्मार्ट हो, मगर मैं तुझे बता दूं, तुम मैच में वाइटलिटी का यूज नहीं कर सकते हो। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एंडलेस वाइटलिटी नहीं होता तो क्या तुम उन लोगों को खत्म कर पाते जिन्हें तुम अब तक खत्म कर चुके हो? ये सुनकर फैंग पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, फिर वो कहता है, शायद हाँ। ये सुनकर ओल्ड मैन कहते हैं, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? इसका मतलब तुम एक चैंपियन नहीं बन सकते क्योंकि तुम अपने पावर को लेकर ही कॉन्फिडेंट नहीं हो। जब कोई एक इंसान ग्रैंड मास्टर बन जाता है तब उसके पास एंडलेस वाइटलिटी होती है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट है उस इंसान का स्ट्रेंथ। कमांडिंग ऑफिसर ली बहुत ही स्ट्रांग है। वो एक साथ ही बहुत से फाइटर से फाइट कर सकते हैं। अगर तुम लेवल 9 पर पहुंचना चाहते हो तो लेवल 8 वालों के हाथों से मारे जाओ। तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और अपने वाइटलिटी पर ज्यादा ध्यान मत दो क्योंकि आगे जाकर तुम्हारा साथ तुम्हारा स्ट्रेंथ ही देगी।
तब फैंग कहता है मैं समझ गया। वैसे प्रोफेसर, जो आपने मुझे वर्ड सिखाए थे उसका क्या मतलब था? जो भी हो, जब जब मैं ये लाइन बोलता था तब कैटाकॉम के लोग मुझे बहुत ही अजीब नजर से देखते थे। तब वो कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस इसका यूज करते रहना। अब जाओ, मुझे बहुत काम करना है। तब फैंग पूछता है क्या आपको अभी भी काम करना है? जिस पे वो जवाब देते हैं और नहीं तो क्या। क्या तुम्हें यहाँ पर और कोई मास्टर दिख रहा है? क्या तुम्हें यहाँ पर और कोई मास्टर दिख रहा है जो ये सब काम कर सके, या फिर तुम मेरे बदले काम करना चाहते हो? तब वो कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैंने कब बोला कि मैं काम नहीं कर सकता? मैं ये काम कर सकता हूँ। ये सुनकर ओल्ड मैन उसे मारकर वहां से भगा देते हैं और उसके जाने के बाद स्माइल करते हुए कहते हैं इससे बात करके मुझे अच्छा फील होता है। मुझे लगता है मुझे अब इस स्कूल का नया ग्रैंड मास्टर दिख रहा है। अब हेड मास्टर को स्कूल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि डायमंड फिस्ट की प्रैक्टिस करते हुए कहता है डायमंड फिस्ट एक सोलो टेक्निक है जिसे मॉन्क द्वारा इन्वेंट किया गया था। इसमें बॉडी और वाइटिलिटी के बीच में फोकस किया जाता है और माइंड को फियरलेस और डिटरमाइंड रखना पड़ता है। ब्लड ब्लेड टेक्निक में सिर्फ स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ता है, मगर डायमंड फिस्ट अलग ही है। भले ही चैंपियन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मुझे सिर्फ एक ही पंच में उसे खत्म करना है। ऐसा कहते हुए फैंग प्रैक्टिस किए जा रहा था। फिर वो अपने पंच को हवा में मारते हुए कहता है डाई, मगर कुछ होता ही नहीं है। ये सब करके फैंग जमीन पर बैठकर सोचने लगता है मुझे अब अपनी लाइफ में रियल बैटल करना चाहिए। मैं अपने बॉडी और माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा इस टेक्निक को यूज करके। मेरे पास अब 20 मिलियन के करीब बचे हुए हैं और मुझे अभी भी न्यू चीजें प्रैक्टिस करना है और बोन फोर्जिंग भी तो करना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और भाई लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। आप में से 84% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। यार तुम्हारा क्या ही जा रहा है उस लाल वाले बटन को दबाने में? कौन से तुम्हारे पैसे जा रहे हैं? एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।